चलिए शुरू करें। कुछ बच्चे इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि एग्जाम चल रहे हैं और एग्जाम में बहुत झंडे गाड़ के आ रहे हैं। चलो, कम से कम इतने यहाँ की छुट्टी तो नहीं करी। जो यहाँ की छुट्टी कर रहे फिर भी एग्जाम अच्छे नहीं करके आ रहे, उनको क्या करा जाए। जैसा है ना 3 इडियट्स में, आलू इतने रुपए, भिंडी इतने रुपए किलो, मटर मटर पनीर पे फोकस करते हैं। इस तरीके से हम भी छोड़ो सब कुछ, स्ट्रेट लाइन पे फोकस करते हैं। हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन की अब तक पहली खत्म हो गई थी। सेकंड एक्सरसाइज की हमने सारी फॉर्म्स पढ़ ली थी लाइन की। आप आई नहीं थी, सारी पढ़ी हुई है, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है तो। ठीक है ना। तो लाइन की फॉर्म पढ़ ली थी हमने सारी, और हमने कुछ एग्जाम्पल या कुछ क्वेश्चन दिए थे करने के लिए आपको। एग्जाम्पल तो शायद सारे हो ही गए थे यहाँ पर, 2 पॉइंट फॉर्म वाले, वो केल्विन फ़ारेनहाइट वाले, सारे एग्जाम्पल कर लिए थे हमने। अब हम लोगों ने क्वेश्चन करने थे शुरू के। शायद हम उस दिन 12-14 क्वेश्चन तक पहुंच भी गए थे, शायद 13 तक कर लिए थे हमने। तो हमको यानी कि 14th करना है आज। चलिए नंबर डालते हैं 14, और एक्सरसाइज थी हमारी 10.2। ठीक है, पढ़े। हाँ जी, बताइए पढ़ के 14th क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सबसे पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब पता है तुमको? एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ऐसे ऐसे यस। उसने कहा कि एक ये पॉइंट दे रखा है -1,3 है, क्या है? इस पॉइंट से एक लाइन पर एक परपेंडिकुलर डाला गया। 10.3 का है 14th वाला, फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला। शाबाश, पहला क्वेश्चन ही गलत करवा रहा तू तो। फिर से बताइए भाई, 10.2 का 14। मैं फिर से वही कहूंगा कि क्वेश्चन को पढ़ के कोशिश करो उसके रफ स्केच बनाने की। अगर हमने रफ फिगर बना ली इसकी, तो फिर हमारा क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। क्वेश्चन को पढ़ के कोशिश करिए रफ स्केच बनाने की। एक 0,2 से एक लाइन पास कर रही है, क्यों? 0,2 से, तो अगर 0,2 यहां कहीं होता है, इससे एक लाइन पास कर रही है। अब इससे पास होने वाली लाइन तो ऐसे 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 कोई भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। फिर उसने कुछ बोला, मेकिंग एन एंगल ऑफ पॉजिटिव एक्सिस, ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। 2π/3 होता है 120 डिग्री। अब 120 डिग्री अगर जो बनता 90 से छोटा, तो इधर को जाता 90 से बड़ा, यानी ऐसा होना चाहिए। तो यानी कि ये लाइन कुछ ऐसी होनी चाहिए। देखो 0,2 चला पता। ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 120 डिग्री एंगल बनाया और 0,2 से जा रही है। हमने कहा पहले इस लाइन की इक्वेशन ढूंढिए, और फिर दोबारा से कह रहा है कि इसी लाइन के पैरेलल एक और लाइन है जिसने कि वाई एक्सिस किस जगह काटा? ओरिजिन से 2 यूनिट नीचे। ओरिजिन से 2 यूनिट नीचे कौन सा पॉइंट होगा फिर वो बताओ जरा। ओरिजिन से 2 यूनिट नीचे 0-2 तो होगा, और इसके पैरेलल है, यानी ऐसा करके बंदी नहीं हो रही। अब जितना स्लोप इसका आएगा उतना ही स्लोप इस लाइन का भी होगा, और इस लाइन का स्लोप मिल गया, इसके ऊपर पॉइंट मालूम है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन आ जाएगी। सेम काम यहां पर, इसका स्लोप निकल जाएगा और पॉइंट बताइए, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन आ जाएगी। एक ही काम को 2 बार करना है, स्लोप दोनों बार सेम रहेगा, लेकिन पॉइंट एक बार तो 0,2 चलेगा और एक बार 0-2 चलेगा। हो जाएगा अब पक्का। चलिए, ये था 14 हमारा। 15 पढ़िए। मतलब अगर ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, मतलब क्या है इस बात का? अब वो लाइन की इक्वेशन दे रखी है हमें, -2,9। किधर 9 से? फिर सेकंड में -2,9 से वो लाइन पास हो रही है, ऐसा बोला ना उसने, जिस पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला गया। तो ओरिजिन से डाला गया परपेंडिकुलर ऐसे होगा, और -2 से ऐसे जाने वाली लाइन होगी। देखो एक ये एंगल दे दिया हमको 90, तो -2,9 यहां कहीं बना दूं, ऐसे करके ये पॉइंट होगा। ये हो गया हमारा ओरिजिन। अब तुम बताओ, हमसे इसकी और इसकी इक्वेशन कही है, या फिर हमसे इसकी इक्वेशन कही है? ये भी तो लाइन है। इस वाले की पूछिए क्या?
तो इसकी क्वेश्चन के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, उसमें परपेंडिकुलर जो डलता है ओरिजिन से उसका एक्स एक्सिस के साथ का एंगल भी गिवन होता है उसमें, नॉर्मल फॉर्म नहीं है ये। और सोचो किसी भी लाइन को ढूंढने के लिए इक्वेशन में क्या क्या चाहिए होता है हमको, इक्वेशन के लिए स्लोप, बस इंटरसेप्ट तो दे रखे यहाँ पर, यहाँ का कट्टा यहाँ का कट्टा नहीं पता तो इंटरसेप्ट तो भूल जाओ। और सोचो स्लोप के अलावा और क्या क्या चाहिए होता है, पढ़ के नहीं आए तो देख लो पीछे, माइनस 2,9 पे ही है परपेंडिकुलर, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा क्वेश्चन में, यानी ये पॉइंट यहीं पर है। चलो मान ली तुम्हारी बात सही है, अभी भी मेरी बात का जवाब नहीं मिला है। इस लाइन की क्वेश्चन के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, 2 पॉइंट तो नहीं पता हमें, खोल के देख लो फॉर्म्स पढ़ी थी तुमने परसों, क्या पता देख के ध्यान आ जाए। अबे एक एक करके गिनना चालू कर दो ना, पहली ये थी, दूसरी ये, तीसरी ये, चीजें दिख रही हैं, दिख रही, सबसे पहली कौन सी थी, तो उसके हिसाब से चीजें नहीं दे रखी हमको, मैच करो। हमें इसकी क्वेश्चन चाहिए, पॉइंट और स्लोप है कि नहीं है, नहीं है तो अगली चेक करो है कि नहीं, 2 पॉइंट फॉर्म भी नहीं है। तीसरी इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट को मना ही कर दिया था मैंने। चौथी स्लोप इंटरसेप्ट, वो भी नहीं है। नॉर्मल वो भी मना कर दी, यानी ये है ही सिलेबस के बाहर की है ना, यानी ये सिलेबस के बाहर की फॉर्म आ गई है। तो तुमने सबसे पहले स्लोप बोला था, स्लोप तो मैंने कह दिया, हाँ स्लोप ठीक है, हमें तो एक चीज और चाहिए ना इक्वेशन ढूंढने के लिए, अकेले स्लोप से इक्वेशन थोड़ी मिलती है। पहली फॉर्म पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप हमें पता है, 2 पॉइंट से स्लोप निकल सकता है इसका, और इसके स्लोप से इसका स्लोप मिल जाएगा m1 इक्वल टू -1 से, और इसके स्लोप के साथ इसके ऊपर का एक पॉइंट दे रखा है, ये नहीं दे रखा, ये पॉइंट इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है, तो हमें तो इसके ऊपर का चाहिए, तो है तो ये पॉइंट इसके ऊपर भी। और रही बात स्लोप की, तो इसके स्लोप से परपेंडिकुलर शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो m1 m2 इक्वल टू -1 से इसका स्लोप नहीं मिल जाएगा हमको। लिखो, तुमने तो अपने आप कर लिया जरूर, ये ओ ले लेते हैं, ये पॉइंट ले लेते हैं ए, और यहां ले लेते हैं बी, ठीक है जी। तो अगर हमने निकाला m1 जो कि स्लोप है किसका, ए ओ का, क्या आएगा y2 -1, यहां से ले लेते, 9 इसे ले लेते पहले y2 ताकि प्लस करें, 9 - 0 यानी 9, -2 - 0 यानी माइनस का 2। तो अब जो ए ओ है वो परपेंडिकुलर है ए बी के, ये ए ओ परपेंडिकुलर है ए बी के, तो हम यहाँ पर m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। m1 इसको ले रखा है तो m2 किसका होना चाहिए फिर, ए बी का स्लोप। और मैंने तुम्हें बोला था, बताओ ए बी का स्लोप कैसे निकलेगा, फिर रेसिप्रोकल भी कर दो और माइनस से भी इंटू कर दो, रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/9 और माइनस के इंटू करेंगे तो माइनस गायब। ये स्लोप आ गया हमारा किसका, ए बी का, और ए बी के ऊपर एक पॉइंट नहीं दे रखा गया, तो इक्वेशन निकालना बड़ा काम हो गया क्या फिर। इक्वेशन ऑफ ए बी y माइनस y1, पॉइंट कितना है 9, इज इक्वल टू स्लोप यानी m 2/9 x माइनस x1, तो प्लस का 2, इसे सॉल्व कर लेंगे, आ गया आंसर। वो सारी फॉर्म्स उस दिन इसीलिए पढ़ाई ताकि कुछ तो पढ़ के आओ। अभिषेक तू पढ़ के क्यों नहीं आया भाई, आज पढ़ के आया, तब नहीं तभी तूने भी शामिल था ना उसमें कहने में कि एक भी फॉर्म नहीं है 5 में से। मैडम आपके एग्जाम खत्म हो गए, नहीं आपके खत्म हो गए, तेरे कब खत्म है भाई, हो गए ना खत्म, तो दुख में होगा, मैथ का पेपर खराब हो गया तेरा है, तेरे शुरू होने वाले हैं। बोल मैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री पे ध्यान लगा रहा हूँ आजकल, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं आ रहा ना। तुम्हारा कब खत्म है मैडम, कल, वो किस चीज का है, किस चीज का है, एडिशनल इंग्लिश हिंदी, 15वां हो गया हमारा, अब हम पढ़ेंगे 16वां। देखो मैं फिर कह रहा हूं, स्ट्रेट लाइन पूरा का पूरा इन फिगर्स के ऊपर है, अगर हम क्वेश्चन को पढ़ के फिगर इमेजिन नहीं कर पा रहे तो हमारे बस का नहीं है चैप्टर ये वाला। क्वेश्चन को पढ़ के एक रफ स्केच तो बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा, और रफ स्केच बन गया तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि हम क्वेश्चन सॉल्व भी कर देंगे। चलिए अगला पढ़ के बताइए कौन सा है 16वां। एक मिनट रुक, एक मिनट रुक, एक और होगा ऐसा ही, देखो मिल्क वाला इसके नीचे, ये 16वां और 17वां दोनों क्वेश्चन हमने पिछली बार एग्जांपल में कराए थे केल्विन फ़ारेनहाइट वाले की तरह, याद है तुमको। तो मैडम देखो 16वें क्वेश्चन में
दो तरह की चीजें दे रखी हैं हमको, सेल्सियस है और क्या है, लेंथ। और सेल्सियस, तो लेंथ को और किस चीज को दिए, दो चीजें कौन सी हैं, लेंथ और टेम्परेचर। हाँ बस ठीक है ना, लेंथ और टेम्परेचर दो चीजें हैं। तो आप अगर कोऑर्डिनेट्स को एल कॉमा टी ही मान लो, तो पहले वाला बताओ मैडम कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, एल कितनी है पहले, अरे पॉइंट में 124.9, और टेम्परेचर कितना है उस वक्त 20। ये पहला पॉइंट हो गया। एक और बार बताओ, 120 और टेम्परेचर, और टेम्परेचर कितना है 100, 110। याद आया बाकी लोगों को, एक पॉइंट ये बन गया पूरा, एक पॉइंट ये बन गया। अभी इसमें हम 2 पॉइंट फॉर्म लगा देंगे, y माइनस वाई वन वाली। अब ध्यान क्या रखना पड़ता है इसमें हमको, m की जगह तो स्लोप निकल ही जाएगा। और क्या ध्यान रखना पड़ता है, x और y नहीं है इस क्वेश्चन में। अब x की जगह पे ये चलता है और y की जगह पे t चलता है अब। और हम इन दोनों को स्वैप भी कर सकते हैं, कोई रूल नहीं है कि l ही पहले आता है। अकॉर्डिंगली ये दोनों वैल्यू भी फिर स्वैप हो जाती हैं। और सेम क्वेश्चन 17 है, उसमें मिल्क के कॉस्ट और लीटर वगैरह कोई दे रखा है, उससे भी हम 2 पॉइंट बना लेंगे, 2 पॉइंट, और फिर 2 पॉइंट फॉर्म लगा के रिलेशन ढूंढ लेंगे उनका। दोनों 16 और 17 एग्जाम्पल वाले की तरह है, टेम्परेचर कैल्विन जो हमने पिछली क्लास में किए थे। ओके, तो 16 17 हो जाएगा हमारा, 18 पढ़ सकते हैं हम। 16 17 दोनों में 2 पॉइंट फॉर्म लगनी है, ठीक है ना। क्या आप 18वें क्वेश्चन है ना ये, क्या 18वें क्वेश्चन की आप फिगर बना पाएंगे क्या, सोचो, रफ स्केच बनाओ। एक्सिस के बीच में बोला गया है, तो एक्सिस के बीच में बताया था मैंने कैसे बनता है, जो दोनों एक्सिस को टच करता है, ऐसे करके बनी हुई लाइन एक। और क्या दिया है बताओ क्वेश्चन में, लाइन का मिड पॉइंट यानी कि ए, पी नाम है और ए कॉमा बी कोऑर्डिनेट्स हैं, और ये दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं। और ओके, अब जब क्वेश्चन में उसने बोल दिया कि हमारी लाइन दोनों एक्सिस को काट रही है, यानी ये एक्स इंटरसेप्ट हो गया और ये हो गया हमारा वाई इंटरसेप्ट, और ये मिड पॉइंट है पी ए कॉमा बी। अब मुझे बताइए, अगर हमने एक्स इंटरसेप्ट को x1 ले लिया और वाई इंटरसेप्ट को y1, तो मुझे बताओ ये पॉइंट क्या क्या आएंगे, ये वाला पॉइंट क्या आना चाहिए a। क्या सब लोग सहमत हैं, ऐसे ये b पॉइंट क्या आना चाहिए, सही है। तो क्या एक बार इसने मिड पॉइंट हमें दिया, एक बार हम खुद भी निकाल सकते हैं इन दोनों से मिड पॉइंट जो हमने पॉइंट ऐड कर रखे हैं, बताओ कैसे निकलेगा मिड पॉइंट। एक बार दे दिया उसने हमें a कॉमा b, एक बार हम खुद निकालते हैं, कैसे, x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो 0 प्लस x1 और y1 प्लस 0 y2। क्या होना चाहिए अब, कंपेयर, x वाले दोनों के इक्वल कर दो और y वाले दोनों के इक्वल कर दो, तो a इक्वल आना चाहिए x1/2 के, जिससे x1 की वैल्यू क्या आ गई 2 है। ऐसे ही y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2b। कोई समस्या। अब मुझे बता दो कि इक्वेशन क्या आनी चाहिए थी इस लाइन की, x अपॉन ए आता, अगर यहां पर a होता, हमारा क्या है 1 x1, तो इक्वेशन क्या आनी चाहिए, यहां देखते हैं लो, इक्वेशन ऑफ ए बी शुड बी x अपॉन x1, ये आनी चाहिए हमारी इक्वेशन। x1 x इंटरसेप्ट हो गया, y1 हो गया y इंटरसेप्ट, ये होती है ना इक्वेशन जिसमें x1 की वैल्यू निकाल ली हमने 2 है, और y1 की भी निकाल ली थी, पुट कर देते हैं यहां पर, और आगे आंसर देखो। बताओ इससे आंसर आएगा नहीं आएगा वो जो पूछा हुआ है, बस यहां से 2 कॉमन लेते हैं और उधर भेज देते हैं, तो वही आगे लाइन जो उसने हमें बोली थी। बोलिए, सही है। चश्मा भूल गई मैडम आप आज क्या, 19वां क्वेश्चन फिर से ऐसा ही है कुछ, देखो बस इस बार मिड पॉइंट नहीं दिया उसने। रिया मैडम कुछ नहीं दिख रहा, और रिया मैडम दिख रहा है, इस बार रेशियो है और कोई अंतर है, बस इक्वेशन ढूंढनी है। इस बार मिड पॉइंट नहीं है, इनका रेशियो दे रखा है। रोहित जी इतने बड़े नवाब है हमारे, क्लास से पहले मैसेज करके पूछते हैं सर आज क्लास है, और मैसेज कर दो हाँ है, और देख लो यहाँ पर सारे में रोहित रोहित दिख रहे हैं बैठे हुए, और कोई है ही नहीं क्लास के अंदर। परसों भी पूछ रहा था मेरे से क्लास है, मैं कहा है,
अब परसों भी गायब, आज फिर गायब। क्या होगा इनका यार। इस बार हमको ये पॉइंट इस बार मिड में ना देके थोड़ा दूर दे रखा है। बताओ क्या है कोऑर्डिनेट पॉइंट के? एच कॉमा के। तो यहाँ कहीं ले लो थोड़ा नीचे, मिड में नहीं लेंगे ना इस बार। और कुछ दिया हमको कितने? 1:2। अब आप मुझे ये बताओ, अगर पॉइंट नीचे लिया तो 1 ये होना चाहिए और 2 वो होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में पता कैसे चलेगा? क्वेश्चन में पॉइंट के बारे में बताया थोड़ी पॉइंट कहां पर है। क्वेश्चन में बताया है कि वाई एक्सिस के पास में है, एक्स एक्सिस के पास में है। कहां करोगे लेट? फिर बीच में, बिल्कुल बिटवीन द एक्सिस ये चीज होगी ना, बिटवीन द एक्स एक्सिस वाले को। अगर वो बोलता कि ये पॉइंट नियर द वाई एक्सिस है तो हम यहां पे ले लेते इसको, और फिर 1 यही वाला हिस्सा लेते, 2 ये वाला लेते। है भाई, अगर मैं अपना कीमती समय इस बात पे खराब कर रहा हूं तो है, इंपॉर्टेंस है। अगर यहां 1 लिया और यहां 2 लिया तो आंसर अलग आएगा। वहां 1 लिया, यहां 2 लिया तो आंसर अलग आएगा। अब अगर तुम्हें करना है आंसर मैच, अगर आंसर करना है मैच तो इसे ये लो यहां, और 1:2 इसे लो, फिर देखते हैं आंसर मैच करेगा नहीं करेगा। अब बताओ, फ्रैक्शन फॉर्मूला लगाने के लिए ये पॉइंट है, ये रेशियो है, और क्या चाहिए होता है? कोने वाले पॉइंट भी चाहिए होते हैं सेक्शन फॉर्मूला लगाने के लिए। तो वो कोने वाले पॉइंट कैसे मिलेंगे? फिर से लेट कर लो इंटर, जैसे पिछले वाले में किए थे। क्या इस बार फिर से x1 y1 ले लूं या कुछ और लूं? वही ले लो x1 y1। तो इस वाले हिस्से को ले लिया x1 और इस वाले हिस्से को ले लिया फिर से y1। तो अब मुझे बताइए, सेक्शन फॉर्मूला लगा के इस पॉइंट का नाम p रखा हमने। तो एक बार तो हमको p के कोऑर्डिनेट्स उसने h का मत दे ही रखे हैं, और सेक्शन फॉर्मूला से हम भी लगाते हैं। बताइए क्या करते हैं सेक्शन फॉर्मूला में? अरे पहले इसको x1, 0 और इसको 0, y1 से ले लें। अब बताओ सेक्शन फॉर्मूला में 1 की इंटू किससे करोगे? x1 से, प्लस 2 की इंटू उधर वाले, नहीं नहीं पहले x कोऑर्डिनेट चल रहा है 0 से, अपॉन में 3, फिर 1 की इंटू इधर वाले y से करा तो 0, और 2 की इधर वाले उससे करा y से। तो अब h इक्वल टू क्या करेंगे आप? तो x1 की वैल्यू क्या आ गई? सेम चल रहा है यहाँ तो क्वेश्चन पिछले वाले से। ऐसे यहां से y1 की वैल्यू क्या आएगी? 3k। हमने x1 और y1 दोनों ढूंढ लिए। अब हम एक क्वेश्चन लिख सकते हैं। बताइए क्या हुआ करती थी इक्वेशन? यहां नहीं आएगा, 3k/2। हाँ सही है। इक्वेशन क्या आएगी फिर भाई? x1 यानी प्लस, अरे x1 नहीं आने यार, y/y1 यानी 3k y2 = 1। अब इसका एलसीएम लिया जाए, एक लाइन में आएगा ना, तो एक लाइन में अगर इसका एलसीएम लें तो 3h से 3 कॉमन कटाओ, तो k की इंटू एक्स होनी चाहिए, यानी xk प्लस 2yh। फिर ये 3h और 3k दोनों जो 3h के रहा होगा एलसीएम में वो वहां चला जाएगा और लेफ्ट में आके माइनस में आ जाएगा, 3h के बराबर 0। लो करो मैच जरा आंसर किताबों में। क्वेश्चन नंबर 18 नहीं 19 चल रहा है अब तो। 2kx आ रहा है, यानी इसने 2 यहां ना लेके 2 वहां लिया है। अब क्वेश्चन को देखे कैसे चलेगा बताइए बात। इस अकेले क्वेश्चन में ये समस्या है चैप्टर के, नहीं एक क्वेश्चन और आएगा अभी मिसलेनियस का 17th क्वेश्चन एक है। ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं साइज के जिनमें ना थोड़ी दुविधा रहती है बच्चे को ये डिसाइड करने में कि शुरू कैसे करा जाए। अब उसने 1:2 कहा है, तो 1:2 आमतौर पर ऊपर 1 इधर 2 ले लेगा बच्चा, या फिर यहाँ 1 2 लेगा कोई, इधर 1 लेके उधर 2 भी लेगा कोई बच्चा। दोनों से आंसर अलग अलग आते हैं ना। फिर समस्या ये है, देख अब हमने ऊपर 1 लिया नीचे 2 लिया, होना यही चाहिए। अगर आप केवल यही सोचोगे कि आपका आंसर मैच नहीं कर रहा तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा। आमतौर पर जब क्वेश्चन हमें कोई गिवन होता है, जैसे नाइन्थ की वो थी
क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल्स, 10th के जो चैप्टर्स हैं ज्योमेट्री वाले, उनमें जब भी फिगर बनाने को बोलता है ना, तो आपसे अगर उसने बोला एक परपेंडिकुलर है, जैसे 10th में हाइट एंड डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर एपी बोल दिया, एपी, तो वो बोलता है उसमें कि ए जो है वो ग्राउंड पे लेके चलना है, या आपको पिलर की हाइट पे ए लेके चलना है ऊपर, वो बताता है कि ए जमीन पे होना चाहिए, तो व्यक्ति ए नीचे लिखता है। ऐसे ही 9th में जब ट्रायंगल बनाते थे, ट्रायंगल की फिगर, तो ट्रायंगल एबीसी में राइट एंगल बी पे बोलता है वो, ठीक है। लेकिन यहां पर इस क्वेश्चन में गड़बड़ यही है कि 1:2 दे तो दिया, लेकिन ये जस्टिफाई नहीं करा कि 1:2, भाई सीधी लाइन होती है ऐसी तो हर कोई पहले 1 लेता है बाद में 2 लेता है, लेकिन ये वर्टिकल लाइन है, सम सॉर्ट ऑफ वर्टिकली तो है। अब इसमें 1-2 कैसे जज होगा कि इसे कोई 1 ले से 2 ले? मैं कहता हूं इस लाइन को आप हॉरिजॉन्टल कर दो, तब तो 1 और 2 यही वाला पहला वाला 1 कहलाएगा, वही 2 कहलाएगा, हमने वही करा। लेकिन हमारे आंसर में कोएफिशिएंट्स आगे पीछे आ रहे हैं। आपको अगर संतुष्टि नहीं है और मैच करना ही है आंसर, एक बार रेशियो को 2 यहां और 1 यहां लेके देखना, पूरा मैच करेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में ये समस्या रहती है। जब आप लोग अपने स्कूल में इस चैप्टर पे पहुंचेंगे तो अपने अपने टीचर से जरूर पूछना ये बात, जब भी तुम्हारे स्कूलों में होगा चैप्टर ये वाला, तो इस क्वेश्चन को, 19वें क्वेश्चन का ये डाउट जरूर पूछना कि मैम पता कैसे चलेगा 1:2 का मतलब कौन सा 1 है कौन सा 2 है। और तो अगर मैडम कहते हैं कि नहीं बेटा यही वाला 1 लेना है, तो कि मैम ये भी तो 1 ले सकते हैं ऊपर वाला, इसने दिया तो है नहीं, और अगर ले सकते हैं ये वाला 1, तो मैम दोनों आंसर क्यों नहीं है किताब में? ओके, जब भी आप लोगों के स्कूल में होगा तो ये बात जरूर डिस्कस करना। अगला करते हैं। लेकिन कुल मिला के कॉन्सेप्ट ये है कि 18वां और 19वां दोनों में केवल एक में सेक्शन फॉर्मूला और एक में मिड पॉइंट फॉर्मूला के अलावा कुछ नहीं है। बाकी दोनों में हमने x1 y1 की वैल्यू निकाली थी, दोनों में इंटरसेप्ट फॉर्म लगा के वैल्यू पुट करी और आंसर आया है। ठीक है, चलिए पढ़िए 20वां क्वेश्चन। आर कोलिनियर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, यानी कि हमें इनको कोलिनियर करना है। कोलिनियर कोलिनियर करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक बार ए बी की डिस्टेंस प्लस बी सी की डिस्टेंस इक्वल टू ए सी की, जैसे हमने 3D वाले टॉपिक में करा था। एक बार इसका स्लोप इक्वल टू इसका स्लोप कर लो, वो भी इक्वल आएगा, तब भी कोलिनियर हो जाएंगे। लेकिन हमें तो मना कर रहा है वो सारे काम करने के लिए, इक्वेशन ऑफ लाइन का ही यूज करिए। तो आपका दिमाग क्या कहता है, इक्वेशन ऑफ लाइन से कोलिनियर कैसे हो सकता है? लाइन की इक्वेशन का इस्तेमाल करके इन तीनों को एक ही लाइन पे कैसे शो कर सकते हैं? स्लोप यूज नहीं करना ना, इक्वेशन सेम नहीं है, सेम ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इक्वेशन सेम आएगी जब दो लाइनें पैरेलल होती है ना, तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं। तो स्लोप इक्वल होने के चक्कर में वो स्लोप कभी कभी ना मल्टीपल्स भी होते हैं। जैसे नहीं तुम्हारे में तो पैरेलल ही है ना, तो तुम एक काम कर सकते हो, इस इक्वेशन का स्लोप निकाल लो एक बार और एक बार इसका स्लोप निकाल लो। लेकिन इससे आपके हिसाब से भाई साहब स्लोप इक्वल होने के चक्कर में इक्वेशन सेम आएगी या स्लोप सेम होने के चक्कर में थोड़ा सा अलंतर आएगा? आपने कहा कि दोनों लाइनों का स्लोप, एक बार इसका स्लोप निकाल लो एक बार इसका स्लोप निकाल लो, इन दोनों की इक्वेशन सेम आएगी। नहीं, वो तो उसने कह दिया कि एक बार ये और ये, इन दोनों से इक्वेशन ढूंढ लो 2 पॉइंट फॉर्म की, और तीसरे पॉइंट को बीच वाले को उसमें सेटिस्फाई करा दो, एलएचएस इक्वल टू अच्छा जाएगा। वो तो बिल्कुल सही तरीका है। लेकिन जो चिराग ने कहा उसमें कितनी सच्चाई लग रही है आपको कि पहले इसकी क्वेश्चन ढूंढो और फिर इसकी क्वेश्चन ढूंढो, वो दोनों इक्वेशन सेम आनी चाहिए। क्यों नहीं आएगी? मुझे लगता है कि ना कुछ मल्टीपल्स में आएगी इक्वेशन। दोनों करते हैं, पहले आप लोग करिए, इक्वेशन निकालिए एसी की। पहले निकालते हैं इक्वेशन ऑफ एसी, बाद में करेंगे सेकेंड वाला तरीका। y माइनस 0 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 यानी 2 अपॉन x2 माइनस x1 5 x माइनस 3 5y। बताइए ये आई एसी की इक्वेशन, 5y इज इक्वल टू 2x माइनस 6। ठीक है, अब इसमें थर्ड पॉइंट को तो यहां पे लिख देते हैं, इफ b lies on it, comma, it must satisfy the equation। वो इक्वेशन को जरूर सेटिस्फाई करेगा पॉइंट। तो x की जगह पर वो रखिए और y की जगह पे वो, तो एलएचएस में क्या आएगा -10 और आरएचएस में क्या आएगा
RHS है ये रहा 2x, x की जगह माइनस रखे तो -4 -6 आ गया ना। LHS इक्वल्स टू RHS, यानी कि A, B, C आर कोलिनियर, तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में हैं। ये हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन की हेल्प से कोलिनियर। अब जरा एक काम करो, एक बार ए बी की क्वेश्चन निकालो और डाल दो बीच में, और ऑल्टरनेटिव मेथड, ठीक है। एक बार ए बी की क्वेश्चन निकालो, हमने एसी की निकाली हुई है, हमें अब ए बी की निकालनी है और बीसी की निकालनी है। निकालो। हाँ, ए बी और बीसी क्या है बताइए। ए बी की क्वेश्चन यही, ठीक है। अब बीसी की भी निकाल लो, हमें तो पूरा करना है ना। रिया मैडम क्या हो गया, फॉर्म भूल गई क्या? ए बी की क्वेश्चन निकालिए और बीसी की निकालिए। बीसी की अलग आ रही है, कितनी अलग आ रही है? यहाँ पे माइनस का बना रहा है। बताओ बाकी लोग, बीसी की क्वेश्चन क्या आ रही है? अरे बहुत देर लगा रहे हो यार, बहुत बड़ा काम दे दिया क्या मैंने? सही है तेरा, चेक कर, काट के दोबारा कर बीसी को, बीसी को काट के दोबारा कर, गलती ना मिलने की इतने आराम से। तो ए बी की इक्वेशन हमारी बीसी की इक्वेशन के सेम आ रही है। फिलहाल तुम्हारी नहीं आ पा रही रिया मैडम तुम्हारी? तो ए बी की इक्वेशन और बीसी की इक्वेशन सेम आने का तात्पर्य ये हुआ कि तीनों कोलिनियर। लिख दो, हेंस ए, बी, सी आर कोलिनियर। दो तरीके हैं हमारे पास करने के, ठीक है। इसे हैं ज्यादा अच्छा पहला वाला है, पैरेलल में इक्वेशन सेम नहीं आने की, पैरेलल में स्लोप सेम होता है बस। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें एक लाइन ने 0,2 पे काटा था ऊपर, एक ने काटा था 0,-2 पे। दोनों पैरेलल थी ना, लेकिन दोनों की इक्वेशन अलग अलग आएगी। पैरेलल होने पर स्लोप इक्वल होते हैं बस, इक्वेशन अलग अलग आएगी ना। क्यों? क्योंकि अलग अलग पॉइंट से पास करेगी ना। जब दो लाइनें पैरेलल होती है ना, जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं, इक्वेशन अलग अलग कैसे आती है? देखो, अगर एक इक्वेशन आई, एक लाइन की इक्वेशन ये आई, हम कहते हैं कि इसी के पैरेलल एक और लाइन है। तो तुम्हें ध्यान है 10th क्लास में तुमने नेचर ऑफ लाइंस पढ़े थे, दो तरह के थे वो। इंटरसेक्टिंग, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता था। ओवरलैपिंग, जब a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 आया था। और पैरेलल, जब a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो अगर इसके पैरेलल एक और इक्वेशन आई तो उसके ना इसके कोएफिशिएंट्स तो मल्टीपल में आ जाएंगे, लेकिन सेम मल्टीपल से ये इंटू नहीं होगा। अब देखो, a1/a2 क्या आया, b1/b2 क्या आया, बट नॉट इक्वल टू 3/7। अब इन दोनों लाइनों की इक्वेशन आप मतलब ड्रॉ करोगे, है ना, तो आपको चल जाएगा पता, या फिर कि दोनों लाइनें पैरेलल आ रही हैं। ये कंडीशन तो ये वाली आ गई ना 10th क्लास वाली। तो अगर इक्वेशन दोनों की सेम आ रही है हमारी, तो आप उसे पैरेलल कहोगे या ओवरलैपिंग कहोगे? ओवरलैपिंग, यानी कोलिनियर वाली बात सही होगी। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगली एक्सरसाइज पे आ गए ना हम। लास्ट क्वेश्चन था ये हमारी सेकंड एक्सरसाइज का, ठीक है जी। अब थर्ड एक्सरसाइज पे आते हैं। लिखिए हेडिंग, लिखिए हेडिंग। एक्सरसाइज नहीं कर रहे अभी हम, पहले कुछ चीजें समझनी है इसमें। मैंने तुमसे पिछली क्लास में कहा था कि हम जब भी थर्ड एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे तो हम इन्हीं फॉर्म्स ऑफ लाइंस को ट्विस्ट करना सीखेंगे। सेकंड एक्सरसाइज केवल और केवल किस लिए थी? लाइंस को सिखाने के लिए। जब पॉइंट दे रखा हो, स्लोप दे रखा हो तो इक्वेशन कैसे निकलती है, जब ये दे रखा हो और ये दे रखा हो तो इक्वेशन कैसे निकलती है। लेकिन जब हम सेकंड एक्सरसाइज करने के बाद सारे फॉर्मूले समझ चुके हैं, तो अब हमको थोड़ा सा एक ही क्वेश्चन को ट्विस्ट करके दूसरी क्वेश्चन तक कैसे पहुंचते हैं, दूसरी क्वेश्चन से तीसरी तक कैसे पहुंचते हैं, वो सारी चीजें सिखाई जाएंगी। इसलिए लिखिए हेडिंग, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। जनरल जनरल इक्वेशन जो होती है ना हमारी लाइन की, वो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 ये होती है। हमको अब ये सीखना है, हमें अब ये सीखना है कि अगर हमें इस तरीके से इक्वेशन दे रखी हो 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, ऐसी इक्वेशन दे रखी हो, तो किस तरह से हम उस एक इक्वेशन की सहायता से स्लोप ढूंढ सकते हैं।
एक्स इंटरसेप्ट ढूंढ सकते हैं, वाई इंटरसेप्ट ढूंढ सकते हैं। कैसे हम उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब थीटा और पी ढूंढने वाली बात है। यानी केवल इस एक इक्वेशन से हम कैसे अलग अलग फॉर्म्स में जंप लगा के स्लोप, इंटरसेप्ट और थीटा और पी ढूंढ सकते हैं, ये सीखना है हमको अब। ओके, और ये बहुत जरूरी चीज है। सबसे पहली चीज पढ़ते चलिए हम लोग। अगर हम एक फॉर्म पढ़ी थी हमने, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, याद है? वो किस लाइन की फॉर्म थी? क्या क्या गिवन हुआ करता था उसमें हमको? y इंटरसेप्ट और स्लोप, वो दो चीजें। अगर मैं इस लाइन को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में चेंज कर दूं, कन्वर्ट कर दूं, तो हम फिर स्लोप और y इंटरसेप्ट ढूंढ पाएंगे बताओ? और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में चेंज करने के लिए बस y वालों को रोको और इन दोनों को उधर भेज दो। देखो कितना आसान है। बी वाई यहीं रोका, बताइए सही है। और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाने के लिए y हमें चाहिए अकेला, तभी तो y इक्वल टू आएगा, तो बी हटाना पड़ेगा, बी से डिवाइड करो सबको, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा बताइए? हाँ या ना? तो अब अगर मैं बोलूं ऑन कंपेयरिंग y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो m यानी स्लोप कितना है हमारा? x का कोफिशिएंट। देखो x के कोफिशिएंट को स्लोप बोलते हैं, तो x का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास? और ये कांस्टेंट टर्म क्या होती है? y इंटरसेप्ट, जो कि कितना है? ये हमने एक जनरल लाइन की क्वेश्चन को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में चेंज करते ही स्लोप और y इंटरसेप्ट ढूंढ लिया। एक चीज आ गई समझ में हमको? अगर वो हमसे कहे दोनों इंटरसेप्ट ढूंढो, दोनों इंटरसेप्ट ढूंढो, तो हमें इस लाइन को किस फॉर्म में चेंज करना चाहिए फिर? दोबारा बोलिए, समझ ही नहीं आया मुझे। एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन, इंटरसेप्ट फॉर्म। उसमें तो दोनों इंटरसेप्ट इकट्ठे आ जाएंगे ना, तो इस लाइन को अब उसमें करते हैं सेकंड पॉइंट, ठीक है ना? इस बार दोनों इंटरसेप्ट इकट्ठे आएंगे, यहां पर केवल कभी एक ही आया था बस स्लोप के साथ। तो उस फॉर्म के लिए एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन के लिए आप कांस्टेंट टर्म को पहले उधर भेज दीजिए, यानी ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी। अब बताओ इक्वल टू में वन लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस सी से डिवाइड, सबको कर देते हैं माइनस सी से डिवाइड, तो ये क्या बनेगा? ए एक्स अपॉन माइनस सी, बी वाई अपॉन माइनस सी, और यहां पर वन। क्या यही होती है वो इक्वेशन? क्या वो इक्वेशन ए एक्स अपॉन माइनस सी ऐसी होती है फॉर्म में? किस फॉर्म में होती है? एक्स अपॉन ए वाली फॉर्म में, तो उसके लिए भी वो एक्स अकेला चाहिए, तो हमें ये ए हटाना पड़ेगा। क्या इस ए को नीचे ला सकता हूं यहां पर ऐसे, प्लस वाई अपॉन माइनस सी बाई बी। अब हम बड़े आराम से बोल सकते हैं, देखो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर वन, सही है ना? तो यहां लिखा हमने एक्स इंटरसेप्ट। अब एक बात बताओ, यहां देखो यही लाइन ये थी और यही लाइन यहां थी, इस तरीके से निकाला था वाई इंटरसेप्ट, तो ये आ रहा था। अब इस तरीके से निकालेंगे वाई इंटरसेप्ट, तो अलग थोड़ी आएगा। वाई इंटरसेप्ट तो सेम है, दोनों इक्वेशन जब सेम है तो देखो वाई इंटरसेप्ट क्या था? वाई के नीचे वाली वैल्यू माइनस के सी अपॉन बी, और वो यहां भी वही थी, दोनों सेम आ गए ना। तो एक्स इंटरसेप्ट कितना आया हमारा? एक्स के नीचे वाला, और वाई इंटरसेप्ट आया वाई के नीचे वाला। तो ये है हमारा तरीका एक जनरल लाइन की क्वेश्चन से स्लोप निकालना। कैसे निकाला जाता है? एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट कैसे निकाले जाते हैं? अब नंबर आ गया हमारे नॉर्मल फॉर्म में, यानी थीटा और पी ढूंढने का। जनरल फॉर्म से थीटा और पी कैसे ढूंढा जाता है? जब तक ये क्वेश्चन सिलेबस में था तब तक इसका एक टॉपिक पक्का आया करता था। टॉपिक का नाम क्या था? कन्वर्जन टू नॉर्मल फॉर्म, यानी एक सिंपल लाइन की क्वेश्चन को नॉर्मल लाइन में चेंज करूं, नॉर्मल फॉर्म में। शुरू करें? चलिए इसको हटा दूं। क्या अब आप लोग ध्यान रखेंगे, जब एक नॉर्मल लाइन की क्वेश्चन दे रखी हो 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 ऐसी वाली, उससे स्लोप और इंटरसेप्ट ढूंढने हो, तो आप उसी लाइन को y इक्वल टू mx प्लस सी में चेंज कर लो। और जब किसी लाइन से दोनों इंटरसेप्ट बोल दे एक बारे में ढूंढो, तो क्या करोगे आप? x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी वाली फॉर्म में चेंज कर लो।
ओके, अब थर्ड आ गया हमारा कन्वर्जन टू नॉर्मल फॉर्म। लेकिन उसके लिए ना, उसके लिए हम इस एग्जांपल को लेके नहीं चल सकते, हम एक एग्जांपल वैसा वाला लेना पड़ेगा जिसमें नंबर कुछ दे रखे हो हमको। जैसे कि मान लीजिए, हेडिंग लिखी तुमने, लिखो थर्ड, ये सेकंड पॉइंट था ना, थर्ड पॉइंट कन्वर्जन टू नॉर्मल फॉर्म, लिख ली हेडिंग। चलिए, अब अगर मैं एग्जांपल बोलता हूं आपको, √3x प्लस वाई प्लस 4 बराबर 0, क्या ये एक उसी फॉर्म, मतलब क्या ये एक जनरल फॉर्म में है? फॉर्म देखो लाइन, ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में है कि नहीं है? ax प्लस बी 1 होगा, y प्लस सी बराबर 0 है। तो जब भी आपको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करनी हो तो यहां नॉर्मल फॉर्म लिख के दिखा दें, x cos थीटा प्लस y sin थीटा बराबर p। जब तक ये सिलेबस में था, मैं कह रहा हूं, एक क्वेश्चन गारंटीड हर स्कूल में आया करता है इसका, ठीक है ना। अब x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p की फॉर्म में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इस कांस्टेंट टर्म को उधर भेजते हैं। ओके, भेजिए। आपको इसके स्टेप ध्यान रखने पड़ेंगे इस फॉर्म के। पहले कांस्टेंट टर्म को उधर भेज दिया, और अब वो कांस्टेंट टर्म प्लस की होनी चाहिए, क्योंकि इक्वल में p आता है जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस, और वो प्लस की होनी चाहिए, लेकिन ये माइनस की हो गई है, तो इस माइनस को इधर भेज दो। अगर बताइए ऐसा आएगा नहीं आएगा? सही है। तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा कि ये इतना खुला खुला क्यों लिख दिया, यहाँ तो ठीक था। नहीं आ रहा सवाल मन में? क्योंकि हम यहाँ पे कुछ करने वाले हैं ऑपरेशन। अब वो कांस्टेंट टर्म प्लस की हो गई ना, अब देखो क्या करते हैं हम हर किसी टर्म को 1 2 3, हम हर किसी टर्म को डिवाइड करते हैं स्क्वायर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर और स्क्वायर रूट के अंदर। किस चीज से? देखिए, एक्स का जो भी कोएफिशिएंट होगा, सुन रहे हो, एक्स का जो भी कोएफिशिएंट होगा उसके स्क्वायर प्लस वाई का जो भी कोएफिशिएंट होगा उसके स्क्वायर से, यानी माइनस का √3 का स्क्वायर प्लस एक्स का कोएफिशिएंट माइनस का √3 उसका स्क्वायर प्लस वाई का कोएफिशिएंट -1 उसका स्क्वायर। यही चीज यहां भी और यही चीज यहां भी, सबसे सबको कर दिया। बोलिए, ध्यान रहेगी बात। इससे क्या बन गया, माइनस का √3x अपॉन 2 माइनस का y अपॉन 2 इज इक्वल टू में भी 2 ही तो आ गया होगा। अब अगर मैं इस फॉर्म को उससे कंपेयर करना चाहूं तो देख रहे हैं, x cos थीटा प्लस y sin थीटा बराबर p लिखने के लिए x का कोएफिशिएंट cos थीटा है, देख रहे हो, x का कोएफिशिएंट क्या है? cos थीटा। तो यहां पे x का कोएफिशिएंट क्या है? भाई cos थीटा की वैल्यू -√3/2 होनी चाहिए, हमें थीटा ढूंढना है, थीटा अभी। ऐसे ही y पे आओ, y का कोएफिशिएंट यहां पे क्या है? sin थीटा। यहां पे क्या है y का कोएफिशिएंट? तो sin थीटा बराबर क्या लिख दिया? वो ठीक है भाई। अब तुम सोचो, ट्रिग्नोमेट्री आ गई। चिराग तो कह रहा है मैं तो नहीं सोचूंगा। तुम लोग सोचो, cos थीटा sin थीटा दोनों नेगेटिव कहां होते हैं? ओ भाई, क्वाड्रेंट पूछ रहा हूं, थर्ड कह रही है तो साइन कॉस दोनों थर्ड में नेगेटिव होते हैं क्या? जी, थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं, इतना कंफर्म है। थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में भी एंगल कैसे पहुंचते हैं हम? थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचते कैसे हम लोग? 180 प्लस करके। अब 180 में कितना प्लस करना है वो बहुत आसान है सोचना। या तो कॉस को लेके सोचोगे, साइन को लेके बताओ किसको सोचेंगे? कॉस को ही। तो बताओ कॉस में वैल्यू √3/2 कहां होती है? 30 पे। तो बस 180 में 30 जोड़ना है। बात समझ में आई? तो किसी भी एक को लेके चल दो, मान लो इसे, दोनों को नहीं, किसी एक को। चलो तुमने कहा cos थीटा, तो cos थीटा बराबर माइनस का √3/2 लिख लिया। पहले सोचा कि साइन कॉस दोनों नेगेटिव कहां होते हैं, दिमाग में आ गया थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचते कैसे हैं? 180 प्लस थीटा से। अब वो जो थीटा होगा वो वही होगा जिसमें कॉस की वैल्यू √3/2 होती हो।
तो कॉस स्क्वायर रूट 3/2 30 पे ही होती है, कॉस 30। ठीक है, तो हमने लिखा इसको कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 180 प्लस 30। तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया बताइए, आ गया नहीं आ गया? और पी तो सबसे पहले ढूंढ चुके थे हम, ये रहा देखो क्या भाई, इक्वल वाली वैल्यू पी कहलाती है। जब हमने सब कुछ चेंज कर दिया तो इक्वल में कितना है अब 2, यानी कि परपेंडिकुलर की डिस्टेंस ओरिजिन से वो 2 है। अब हो गया हमारा ये पूरी नॉर्मल फॉर्म तैयार। तो क्या लिखूंगा आंसर, x cos 210 डिग्री प्लस y sin 210 डिग्री बराबर, जो ये इक्वेशन है इसको नॉर्मल फॉर्म की भाषा में लिखना हो तो ये बन के आएगी। अगर ये सपोज करिए कि यहां पर उठा ले सबने, चलो उठा लो, फिर एक सवाल पूछूंगा। पी देखो एक्स एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू पी होता है ना, बोलिए भाई जल्दी कर लो, फिर एक सवाल पूछूंगा। हो सकता है मैडम आपके सिलेबस में ना आती हो नॉर्मल फॉर्म वाला रिडक्शन, इनके सिलेबस से तो तुम्हारे है स्ट्रेट लाइन की नहीं है ना, इनके तो नॉर्मल फॉर्म पूरा हटी गया टॉपिक कन्वर्जन क्या। हाँ देखना एक बार जाके, तुम्हारे एग्जाम खत्म हो गए ना, हुआ क्या? अब मैं थोड़ा सा ट्विस्ट डाल दूं, अगर यहीं पर क्वेश्चन में अगर कुछ ऐसा होता कि कॉस तो पॉजिटिव होता पर साइन नेगेटिव होता, तो कौन से क्वाड्रेंट में सोचते तुम थीटा, कॉस पॉजिटिव साइन नेगेटिव, फोर्थ में। ओके, फोर्थ में। और फोर्थ में कैसे पहुंचते हैं, 360 माइनस थीटा करके। और थीटा क्या होता, चाहे इसे पकड़ लो चाहे इसे एक को पकड़ लो, वही 30। तो 360 माइनस 30 यानी 330 डिग्री। तो उस केस में फिर थीटा के आगे क्या लिखते हैं हम, 330 डिग्री। आई बात समझ में कैसे कंपेयर करना है? अब एक क्वेश्चन तुम करोगे नॉर्मल फॉर्म वाला, इसे मिटाया जाए, चलो मिटा दो ना इसको, रिया मैडम मिटा दूं? अरे हाँ, आप में कैसे मैच नहीं करा होगा तुमने। हाँ, तो किताब में कहा था ये तो एन ऐसे दिया था, किताब में मैच कर भी कहा सकते थे। कितना कितना आया तुम्हारा थीटा और पी सबके सेम, कैसे चले पता सही है, पता कैसे चले सही है, उस थीटा और पी की वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर दें और उसको सिंप्लीफाई करें तो वापस से ये इक्वेशन मिल जानी चाहिए। क्या कह रहे हो, लेकिन हम कॉस 300 डिग्री और साइन 300 डिग्री कैसे निकाल लेंगे, अभी तो निकाल ली तुमने वो वैल्यू, ठीक है ना। तो जो भी इस वीडियो को देख रहा हो, इन बच्चों ने तो कहा है थीटा की वैल्यू आ रही है 300 डिग्री और पी कितना बोला 5/2। अब आप लोग खुद देख लेना भैया, ये सही बोल रहे गलत बोल रहे, मैं तो चेक नहीं कर रहा। पांचों ने डिस्कस कर लिया है, यानी कि या तो पांचों का सही और या पांचों का गलत। चलिए आगे बढ़े। नॉर्मल फॉर्म में कभी भी किसी जनरल फॉर्म को चेंज करना हो तो आपको ना उसके स्टेप ध्यान रखने बहुत जरूरी है। बस पहले कांस्टेंट टर्म को भेजो, फिर उसे कांस्टेंट टर्म को प्लस का करो, फिर एक्स और वाई के कोफिशिएंट से स्क्वायर के सम से रूट के अंदर तीनों को डिवाइड करो, फिर देखो कॉस थीटा साइन थीटा प्लस के माइनस के कैसे हैं, क्वाड्रेंट डिसाइड करो, फिर क्वाड्रेंट डिसाइड करने के बाद किस साइन या कॉस में से किसी एक को पकड़ लो ताकि आप थीटा निकाल पाओ। अगर ये सारे स्टेप ध्यान रहेंगे तो नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना कोई बड़ा काम नहीं होता। ओके, चलिए अगले पढ़ते हैं फॉर्म। हम अब ना हमारी कुछ दो टॉपिक और हैं मैडम, आप जरा देखो। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस होगा और डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन भी होगा। पैरेलल लाइंस तो ये रहा और ये भी है, दोनों है, ठीक है। हमारे ना हमारे दो टॉपिक और हैं, उसके बाद थर्ड एक्सरसाइज चालू होगी। तो जो पहला टॉपिक है वो है डिस्टेंस, लिखिए, ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम लाइन। इसका मतलब बताओगे जरा क्या है, समझ में आ रहा तो इसका मतलब? हाँ ये तो मैंने पढ़ी दिया, इसका मतलब पूछ रहा हूं मैं, किसी एक लाइन से एक पॉइंट की दूरी। लेकिन अगर केवल और केवल दूरी की बात चल रही है तो ये एग्जैक्ट डिस्टेंस होनी चाहिए। एग्जैक्ट डिस्टेंस, जैसे ये लाइन है, मान लो ये लाइन है और यहां पर कहीं पॉइंट है, सुन रहे हो, ये है पॉइंट, ये है लाइन। इस पॉइंट से इस लाइन की दूरी ये वाली होगी क्या, परपेंडिकुलर।
तो ये बात आपको समझनी जरूरी है, जब भी किसी पॉइंट से किसी लाइन की डिस्टेंस निकाली जाएगी तो एग्जैक्ट डिस्टेंस यानी रियल यानी एक्चुअल डिस्टेंस वही होती है जो परपेंडिकुलर डालने के बाद निकलती है डिस्टेंस। ओके, तो हमें यही सीखना है कि हमको इस बार एक पॉइंट दिया होगा और एक लाइन की क्वेश्चन दे रखी होगी। तो लाइन की क्वेश्चन हमको मान लो यही दे रखी है, ax प्लस बी वाई। नॉर्मल फॉर्म में तो ओरिजिन से निकलती है ना वो डिस्टेंस, पी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होती है, लेकिन ओरिजिन से होती है वो। हमें ओरिजिन थोड़ी निकालनी है, हमें तो किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन की निकालनी है डिस्टेंस। अभी देख लियो सवाल क्या बता ठीक से बन जाए तेरे दिमाग में। तो ये पी पॉइंट हो गया, इसके पॉइंट दे दिए x1 y1, ये लाइन की क्वेश्चन दे रखी होगी, तो हमने पहले डाला होगा क्या, एक परपेंडिकुलर, और ये होगी डिस्टेंस हमारी। तो इस डिस्टेंस का फॉर्मूला है हमारे पास, देखिए कितना सिंपल था। देखो देखो, जब भी हमें पॉइंट दे रखा हो और लाइन की क्वेश्चन दे रखी हो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए आप इस पॉइंट को इस लाइन की क्वेश्चन में सेटिस्फाई करते हैं। तो इस तरीके से देखो, x की जगह पे x1, y की जगह पे y1 प्लस का c अपॉन में रूट के अंदर x और y के कोफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम, यानी बस ये है फॉर्मूला डिस्टेंस निकालने का। बहुत सिंपल सा, क्या करा हमने, इस पॉइंट को इस लाइन की क्वेश्चन में पुट कर दिया बस। आपको नहीं लगता कि इस इक्वेशन में केवल x और y तो अननोन होते हैं, ये 2x प्लस 3y प्लस 4 की फॉर्म में होती है। x और y अननोन होते हैं, उसकी जगह पर हमने ये पॉइंट डाल देंगे -1 4 या फिर जो भी होगा। तो इस पूरी इक्वेशन में केवल अब नंबर ही तो बचे होंगे बस, और उसका मोड किस लिए, ताकि डिस्टेंस पॉजिटिव ही आए। नीचे तो स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही आनी है वैल्यू वो, तो ये मोड लगाइए ताकि वैल्यू पॉजिटिव आ जाए। तो क्या आपको लगता है ये फॉर्मूला टफ है? नहीं, दिखने में भले ही टफ है, हाँ ये दिखने में भले ही ये टफ लग रहा हो लेकिन ये टफ नहीं है। बस आपको जिस पॉइंट से जिस लाइन की डिस्टेंस निकालनी है तो उस पॉइंट को पुट ही तो करना है इसमें एक्स वाई में। अगर सपोज करो ये सी वाली टर्म इस तरफ होती ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, तो पहले आप उसको इस फॉर्म में लाते, यानी उस सी को लेफ्ट साइड में लाते पहले, तभी तो मोड लगेगा। ओके, किताबों में आपको एग्जाम्पल दिख रहा होगा, इस टॉपिक का एग्जाम्पल दिख रहा होगा। देखो, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन दिख रहा है। एग्जाम्पल नंबर क्या है, 18। नई बुक में 19 है, 9 है, ठीक है। पुरानी किताब में 18वां एग्जाम्पल, नई वाली में 9th एग्जाम्पल। देख पा रहे हैं, एक पॉइंट दिया है आपको, एक लाइन की क्वेश्चन दी है। क्या उसने कहीं भी बोला फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस? वो नहीं बोलेगा भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो केवल बोलेगा फाइंड द डिस्टेंस। ये आपको अंडरस्टूड है कि वो परपेंडिकुलर ही होगी। उसने देखो केवल पुट किया होगा और वैल्यू आ गई होगी, कोई टफ तो नहीं है। ठीक है, एक टॉपिक और है फिर एक्सरसाइज। क्या फॉर्मूला कैसे आया, वो तो डेरिवेशन है पूरा। एक फॉर्मूला कैसे आया तो चिंता का विषय है, क्योंकि किताब में देखो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ नहीं, डिराइव कर रखा है इसने देखो। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम फिजिक्स के डेरिवेशन के साथ में मैथ के फॉर्मूलाज का डेरिवेशन भी याद रख पाओगे, जो कि एग्जाम में कभी नहीं आता? फिजिक्स वाले तो आते भी हैं एग्जाम में, मैथ वाले तो कभी नहीं आते एग्जाम में। तो तुम्हें जरूरत क्या है ध्यान रखने की, इतना आसान सा तो काम है। इस पॉइंट को बस यहाँ पुट तो करना एक्स वाई की जगह पर, इससे तो खत्म फॉर्मूला कोई है ही नहीं दूसरा। 12th में भी था, 12th में भी 3D था। क्या बोला था, यहाँ प्लेन है एक और उस प्लेन की डिस्टेंस पॉइंट से निकालनी थी। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन के बदले फ्रॉम अ प्लेन हो गया बस, वहां भी यही काम है। इसको x1 y1 z1 3D चलता है प्लेन, तो यहाँ x1 y1 z1 पुट कर देते हैं मोड लगा के, और नीचे वही a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर, c का स्क्वायर होता है बस। यहाँ क्या हो गया इन्हें, बात समझ में आई? तो ये सेम फॉर्मूला 12th में भी है, लेकिन 12th में अभी टॉपिक हटा हुआ है 3D वाला, वो अगले साल पता नहीं क्या होगा। खैर अगला टॉपिक लिखें लास्ट वाला, ताकि हम लोग इसके सारे टॉपिक खत्म कर दें, फिर एक्सरसाइज बचेगी हमारी 10.3 वाली। लिखिए, अगला है डिस्टेंस पैरेलल लाइन। ओके, टू पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। अब ये डिपेंड करता है
कि उन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको लगता है हर जगह सेम होगी? वो तभी तो पैरेलल हैं। अगर उनके बीच की डिस्टेंस बदलती रहेंगी तो पैरेलल कौन कहेगा उन्हें? तो यार क्या बोले जा रहे हैं? अगर मैडम उनके बीच की डिस्टेंस कहीं कम हुई ना तो वो उसी टाइप से टकरा जाएंगी लाइनें ऐसे करके। रेल की पटरी पैरेलल चलती है ना, इसलिए पैरेलल चलती रहती है क्योंकि टकराना नहीं होता उन्हें कहीं। ओके, तो हर जगह सेम चलेगी डिस्टेंस उनके बीच की। तो लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपको उन दो पैरेलल लाइंस की इक्वेशन इस फॉर्म में दी है या फिर इस फॉर्म में दी है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हम मान के चलते हैं ऐसी दे रखी होंगी हमको। तो पहली लाइन की इक्वेशन क्या हुई? a1x b1y प्लस c1 बराबर 0। अगली होगी a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। तो जो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है ना इसका, तो बहुत आसान है। c1 माइनस c2 अपॉन रूट में, दो लाइनें पैरेलल है ना, दो लाइनें पैरेलल है ना, पैरेलल। अभी थोड़ी देर पहले ना, थोड़ी देर पहले जब मैं तुम्हें 10th क्लास की याद दिला रहा था, तो पैरेलल लाइंस के बारे में कुछ बताया था मैंने, ए वन अपॉन ए टू टाइप कुछ, क्या था वो, है ना? तो ए वन अपॉन ए टू में क्या आपको लगता है दोनों लाइनें पैरेलल होंगी? तो ये अपॉन ये अपॉन ये अलग अलग चलेंगे क्या? मुझे लगता है कि अगर वो दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ऐसा होना चाहिए। फिर देखो किताब में, देखो दोनों हैं किताब में। तो इसीलिए मैं कहता हूं थोड़ा ध्यान रखा करो, दिमाग को खुला रखा करो। जब पैरेलल लाइनें बोल दी तो पैरेलल का मतलब ये कोफिशिएंट तो सेम होंगे उनके, तभी तो a1 अपॉन ए टू इक्वल टू b1 अपॉन b2 आता है। केवल कांस्टेंट टर्म अलग होती है पैरेलल वाले में। ओके, अरे ओके, तो वही चीज c1 माइनस c2 करा इसलिए बस, और अपॉन में कोफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम। अरे लेकिन यहां तो स्मॉल लिखा हुआ मैंने, अगर यहां स्मॉल है तो यहां भी स्मॉल ही करो फिर, वरना ढूंढते रह जाओगे कि ये कैपिटल भी है कहां इसमें। देखो एग्जांपल भी है इसका, वहीं जहां ये टॉपिक है उसी के नीचे एग्जांपल है इसका डिस्टेंस का। देखो एक क्या लाइन है, इसी फॉर्म में है। अब देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस c1 माइनस c2 कर रहे हो, यानी ये वाला माइनस ये वाला कर रहे हो या फिर ये वाला माइनस ये वाला कर रहे हो, क्योंकि हमने तो मोड लगा ही रखा है, तो फर्क नहीं पड़ेगा इससे पहले कौन सा लिखा है। ठीक है ना? देखो आसान है। शुरू के 4 या 5 क्वेश्चन देखो, सब में आपको जनरल फॉर्म दे रखी है लाइन की। एक बार कह रहा स्लोप और इंटरसेप्ट ढूंढो, एक बार कह रहा दोनों इंटरसेप्ट ढूंढो, एक बार कह रहा नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो। हाँ है ना? ये चीजें तो पढ़ी हमने आज। तो पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, चौथा कौन सा है? डिस्टेंस भी, मतलब पॉइंट भी पढ़ लिया हम, वो ये टॉपिक यानी कि, तो फोर्थ भी हो जाएगा। लेकिन देखो लाइन की इक्वेशन ना ऐसी नहीं होगी उसमें, ऐसी वो फ्रैक्शन में है, एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी वाली में। तो आपको पता होना चाहिए जब भी एक पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस निकालते हैं तो लाइन की डिस्टेंस इस फॉर्म में, लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में होनी चाहिए। तो आप उसे पहले एलसीएम लेके रीअरेंज कर लेना और ऐसे लाना फॉर्म को, तब ये फॉर्मूला लगेगा। ओके, हो जाएगा फोर्थ वाला। फिफ्थ, नहीं दोनों में डिस्टेंस ही है पॉइंट से ही, तो दोनों हैं तो इसी कॉन्सेप्ट के, दोनों हैं तो इसी कॉन्सेप्ट के। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको देते हैं, आपको करने के लिए आज क्वेश्चन नंबर 5 तक देते हैं करने के लिए आपको। कुछ क्वेश्चन उधर के भी तो हैं बच्चे हुए भी, सेकंड एक्सरसाइज के भी तो हैं कुछ क्वेश्चन, 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक। हाँ 20 तक ही तो अभी वो 20 तक भी कहाँ करे हमने, मैंने फिगर ही तो बनवा रखी है, बस सॉल्व तो करने तुम्हें घर जाके सारे। हाँ वो सारे भी करने हैं, और इसके थर्ड एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन तक ट्राई करने हैं। ओके, खत्म करें क्लास आज की। अब देखो अगर आज नहीं पढ़ी तुमने घर जाके सबने, तो परसों की क्लास में कुछ नहीं समझ में आने का, ये गारंटी है। क्योंकि परसों की क्लास में थर्ड एक्सरसाइज और फिर मिसलेनियस चालू होगी, और मिसलेनियस होता है सब कुछ मिक्सअप, तो पढ़ के जो नहीं आएगा उसे कुछ नहीं समझ में आएगा अगली क्लास में, इसलिए पढ़ के तो आना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए बंद कर दें।